तो दोनों शब्दों को जान लें। इकोलॉजी को किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टांसले। और इकोलॉजी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। और इकोसिस्टम को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो तंत्र जैसे पाचन एक क्या है? क्रिया है। पाचन एक क्या है? क्रिया है। उसके लिए जो क्रिया करवाने वाला होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? तंत्र बोल देते हैं। उसी प्रकार जो पारिस्थितिकी है, हमारे चारों तरफ का एक तरह से पर्यावरण ही हमारा क्या है? हमारा पर्यावरण ही क्या है? पारिस्थितिकी है। और इन्हीं सबको मिलाकर एक तंत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, बस ऐसे याद रख लें। ये होता है इकोसिस्टम और इकोलॉजी। नाम याद रखिएगा किसने दिया था, आप लोगों से ये पूछा जाएगा, एजी टांसले वाला। ठीक है, मिटाएं। अब देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे जो मेन टॉपिक रहेगा वो अभी जान लीजिए। पहले इन सबको छोड़कर एक चीज जानेंगे। पहले उस शब्दों को जान लेते हैं, फिर देखेंगे जो भी होगा। एक चीज जानेंगे हम लोग, फ्लोरा, और एक जानेंगे फौना। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा को कहते हैं वनस्पति जात, वनस्पति जात। और फौना को कहते हैं जो प्राणी जात, प्राणी जात। ठीक है, फ्लोरा वनस्पति जात और फौना क्या होता है? प्राणी जात। इसमें पेड़ पौधों को किसमें शामिल करेंगे? और सभी जो जैसे कीट हैं, पक्षी हैं, मानव है, यह सब किसमें शामिल हो जाएगा? फौना, प्राणी जात। ठीक है, प्राणी जात मतलब सभी जीव जो है। और पौधों को छोड़कर जो भी जीवधारी रहेंगे वो किसमें जाएंगे? प्राणी जात में, जिन्हें हम किस नाम से जानेंगे? फौना के नाम से। ठीक है, और फ्लोरा किसमें जाएगा? वनस्पति जात। फौना किसमें? फ्लोरा में कौन आएगा? वनस्पति जात। अब सुने, इन्हीं सबको मिलाकर हम कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जो फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, या जो फ्लोरा और फौना में विविधता होती है, विविधता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। अब विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। विविधता का मतलब क्या होता है? अलग, भिन्न भिन्न चीज़ों का पाया जाना। जैसे कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएं, कई प्रकार के क्या पाए जाएं? प्राणी पाए जाएं, तो वहाँ पर या जीव पाए जाएं छोटे छोटे, कई प्रकार के, छोटे हों बड़े हों, सब मिलाकर कई पाए जाएं, तो उस समय जो कहा जाता है उसे कहा जाता है जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता अधिक है। ठीक है, अब सुने, जैव विविधता में किसको किसको शामिल करेंगे? फ्लोरा और फौना को। आज जो हमारी पहली हेडिंग होगी, यही शुरुआत है हमारी, जैव विविधता। जैव विविधता। जैव विविधता अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। फिर सुन लीजिएगा, जैव विविधता क्या है? दो शब्दों को मिलाकर बना है। देखिए, जैव माने जीवन, जैव माने जीवन, विविधता माने भिन्नता, या विविधता माने भिन्नता नहीं होता है, विविधता। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विविध। आप मैथ जब पढ़ते हैं उसमें लास्ट में एक प्रश्नावली आती है, विविध प्रश्नावली। एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी किताबों में देता है। प्रश्नावली का नाम क्या होता है? विविध प्रश्नावली। जो पूरा होता है, जो मतलब चैप्टर जब पूरा हो जाता है, जैसे उसमें आप पढ़ते हैं ना एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह जब एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो लास्ट में एक प्रश्नावली ऐसी होती है जिसमें सभी सवाल जोड़ के दिए जाते हैं अन्य किताबों में। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं देता। तो जो वह विविध प्रश्नावली होती है उसमें हर जगह सवाल उठा के आपसे पूछ रहा है, और जब हर जगह सवाल पूछ रहा है तो यानी कि यहाँ पर विविधता क्या है? ज़्यादा है। विविधता क्या है? ज़्यादा है। यानी कि सवालों में भिन्नता पाए जाने की चांसेस क्या हैं? ज़्यादा है।
तो यह विविधता एक तरह से कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का पाया जाना और अधिक मात्रा में, उसे क्या कहते हैं? विविधता। क्या बात कहते हैं? विविधता। तो जीवन का विविध रूप ही क्या कहलाता है? जैसे जीवन का विविध रूप, मानव अलग है और गाय अलग, भैंस अलग है, बकरी अलग है। जैसे हमारे यहाँ कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बताएं, बहुत से अभी नाम लिखने लगे तो हजारों लिख लेंगे क्या? तो हमें क्या मिलेगी? विविधता मिलेगी। इसमें जीवन में क्या मिल रही है? ये सभी जीव हैं क्या? इस जीव में, इन जीवों में क्या मिल रही है? विविधता मिल रही है। और इसी विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में जीवन में जो विविधता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। अगर यह चीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है तो जैव विविधता क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। और जहां पर जैव विविधता अधिक होती है उन क्षेत्रों को कहा जाता है हॉट स्पॉट। क्या पाया जाता है? क्या कहा जाता है? तप्त स्थल। क्या कहा जाता है? अच्छा, कौन सा तप्त स्थल? बायोडाइवर्सिटी तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, यानी कि कौन सा तप्त स्थल? जैव विविधता तप्त स्थल। जैव विविधता तप्त स्थल। वर्तमान में शायद भारत में 3 या 4 घोषित किए गए हैं जैव विविधता तप्त स्थल, बताऊंगा अभी। लेकिन अभी रुकिए, अभी केवल जैव विविधता का अर्थ समझिए। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो जीवन में, किसी क्षेत्र विशेष में जीवन में जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। जीवन की विविधता ही क्या है? जैव विविधता। जीवन की विविधता से क्या तात्पर्य है? कि यहाँ एक रूप के सभी जीव पाए जाने की अलग अलग रूपों में अलग अलग जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा एक डिजाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि परीक्षा में आए तो लिख लें, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में नोट कर लीजिए। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में प्राणी जात व वनस्पति जात। प्राणी जात को यहाँ कोष्टक में लिख लीजिएगा, फ्लोरा फौना व वनस्पति जात जात, और इसको क्या कहेंगे? फ्लोरा। किसी क्षेत्र विशेष में प्राणी जात व वनस्पति जात में पाई जाने वाली विविधता, क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टार बना के लिख लीजिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, जैव विविधता दिवस 22 मई। तो हम जितने भी जीव हैं उनको कितने भाग में बांटते हैं? 2, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना, तो इन्हीं में जो विविधता पाई जाएगी, विविध रूप पाए जाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो विभिन्न रूपों में इनका मतलब भिन्न विविध रूपों में पाया जाना, इसी को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता। तो जीवों का विविध रूप पाया जाना, ठीक है। अब बताएं, घास भी एक प्रकार की होती है, कई प्रकार की? एक प्रकार की, ठीक है। तो
यह सभी घासों का विविध रूप आपको देखने को मिलेगा, विविध रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, हो गया, लिख लिए? ध्यान दें, मिटाऊं? अच्छा नहीं, एक लाइन यहीं पे लिख लीजिए, स्टार बनाकर लिख लीजिए। तो स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, भारत जैव विविधता समृद्ध देश है। यहाँ विश्व की, भारत एक जैव विविधता समृद्ध देश है, यानी यहाँ पे प्राणी जात और वनस्पति कम पाए जाएंगे कि अधिक? अधिक मात्रा में और विविध। ठीक है, जैव विविधता समृद्ध देश है, देश है। यहाँ जैव विविधता, यहाँ जैव विविधता, जैव विविधता विश्व की लगभग 8% है। यहाँ जैव विविधता विश्व की लगभग 8% है। मिटाएं? देखिए, अब इनका संरक्षण जो किया जाएगा, इनका संरक्षण करना पड़ेगा। पहले तो देखेंगे कि कौन कौन को खतरा, कौन कौन को खतरा नहीं है। इसमें से कुछ लोगों को खतरा है, तो एक संस्था बनी IUCN। नाम क्या है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल गैंगस्टर। अभी एक मूवी आई है ओजी, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ओजी का मतलब है ओरिजिनल गैंगस्टर। IUCN, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब नेचर बताएं, प्रकृति में सभी जीव भी आएंगे, सभी वनस्पतियां भी सभी प्राणी जात और वनस्पत जात किस में शामिल हो जाएंगे? नेचर में। सभी नेचर में तो सब कुछ शामिल है, सब कुछ नेचर में शामिल है। ठीक है, तो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय संघ है। किसके लिए? फॉर कंजर्वेशन माने संरक्षण के लिए। और किसके संरक्षण के लिए? नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसका नाम क्या है? IUCN। अब देखिए, IUCN ना एक रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN। बहुविकल्पी में क्वेश्चन यहां से बनेगा, रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN। और इसमें होता क्या है? इसमें दिखाया जाता है कि किस चीज़ को खतरा ज़्यादा है, किस चीज़ को खतरा नहीं है, कौन सी चीज़ लुप्त हो चुकी है संसार से। तो यह श्रेणियाँ देता है, इसमें श्रेणियाँ होती हैं। क्या होती हैं? श्रेणियाँ होती हैं। और टोटल देखिए कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो आपको कई श्रेणियाँ मिलेंगी। जैसे एक मिल जाएगी सामान्य श्रेणी। क्या मिल जाएगी? सामान्य श्रेणी। तो बताएं, IUCN द्वारा क्या जारी होता है? रेड डाटा बुक, सामान्य श्रेणी। और एक आएगी संकटग्रस्त श्रेणी। संकट, कोई जाए पीछे बालक को कह दे बाहर खेले। संकटग्रस्त श्रेणी, संकटग्रस्त श्रेणी। एक श्रेणी, एक संकटग्रस्त हो जाएगी, एक आ जाएगी सुभेद्य। अभी केवल शब्द सुनिए, सुभेद्य श्रेणी। एक श्रेणी आएगी, सुभेद्य श्रेणी हो गई। और एक श्रेणी आपको मिलेगी दुर्लभ। दुर्लभ वाला तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, दुर्लभ श्रेणी। एक हो जाएगा लुप्त श्रेणी, लुप्त। अब बताएं, लुप्त में समझ में आ गया होगा कि ये तो क्या हो गए, खत्म, लुप्त श्रेणी। ठीक है। और एक श्रेणी होती है स्थानिक। क्या होती है? स्थानिक श्रेणी। ठीक है, यही शायद है। कितने हो गए?
5 6 हो गए, 6 ही होंगे शायद, ठीक है। स्थानिक श्रेणी, ठीक है 6। यही 6 श्रेणियाँ इसमें होती हैं, किसमें? रेड डाटा बुक में। अब सामान्य श्रेणी का सीधा सा मतलब होगा कि इनको कोई खतरा नहीं है। संकटग्रस्त में खतरा होगा, सुभेद में भी खतरा है, दुर्लभ माने अब देखना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, लुप्त में खत्म, स्थानिक माने कुछ जगहों पर देखने को मिलते हैं। स्थानिक मतलब किसी स्थान विशेष, जैसे जंगली गधा। जंगली गधा कहाँ देखने को मिलता है? नहीं, गुजरात में जंगली गधा। वाह, जंगल में, वाह, थैंक यू। विशाल के लिए तालियां। बस बस बस, तालियां बजाने के लिए कहा था, उनकी पीठ बजाने के लिए, ठीक है। ध्यान दें, बात यह है, हाँ सुर्ती ना बनाए। यहाँ देखें श्रेणियाँ, IUCN किसको जारी, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, या इसे कहा जाता है लाल किताब। क्या कहते हैं? लाल किताब, या नाम यही आएगा, हो सकता है रेड डाटा बुक ही, क्योंकि हर जगह लिखा रहता है तो रेड डाटा बुक ही आएगा। इसमें कितनी श्रेणियाँ बांटी गई हैं? 6। यहाँ पे फ्लोरा और फौना की कितनी श्रेणियाँ बांटी गई हैं? 7। 6 कितनी श्रेणियाँ हैं? 6। सामान्य श्रेणी, संकटग्रस्त श्रेणी, सुभेद्य श्रेणी, दुर्लभ श्रेणी, लुप्त श्रेणी और कौन सी? स्थानिक श्रेणी, ठीक है। यह सभी आपकी नाम है। और यहाँ पर श्रेणी का सामान्य, आप जातियाँ लगा सकते हैं, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, ठीक है, जातियाँ लगा देते हैं, क्योंकि किताब में जातियाँ लिखा है। अब आप लोग यह पूरा उतार लीजिए, ऐसे ही उतारिएगा, ठीक है। और इसके बाद एक एक करके लिखवाऊंगा। नहीं, ये ठीक है। रेड डाटा बुक में 6 श्रेणियां हैं, और सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां और स्थानिक जातियां, ठीक है। संकटग्रस्त को अंग्रेजी में, सामान्य को नॉर्मल बोल देंगे, संकटग्रस्त को बोलते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है, और सुभेद्य को बोलते हैं वल्नरेबल। रेड डाटा के ऊपर जारी, IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक, जिसमें 6 श्रेणियां हैं, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां और स्थानिक जातियां। अच्छा, आप जातियों की जगह पे जो मैंने पहले लिखा था वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। क्या लिखा था? श्रेणियाँ, ठीक है। श्रेणी, सामान्य श्रेणी, संकटग्रस्त श्रेणी, सुभेद्य श्रेणी और दुर्लभ श्रेणी, और कौन सी? लुप्त श्रेणी और स्थानिक श्रेणी। लिख लीजिए, सब लिख लीजिए जितना लिखा है। नहीं हो, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या पता। जब किस्मत होगी फुद्दू तो क्या करेगा बॉम्बीटा वाला दुद्धू? हॉर्लिक्स से काम आएगा, अच्छी बात। कंप्लांट पीजिए। आगे आगे देखा जाए। आप लोग चिल्लाते होंगे, जो लोग खूब लंबे हो जाते हैं, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। कितने लोग बचपन से कंप्लान पिए हैं? हाथ उठाएं। मतलब कंप्लान पिए हैं, हाथ उठाएं। मतलब ये नहीं कि एक दिन पी लिए कहें कंप्लान, नहीं, 1 आध महीना 2 महीने, मतलब लगातार 1 आध साल पिए हो कंप्लान पीने वाले। कंप्लान पीने वालों की लंबाई सच में ज़्यादा जाती है। दवाइयों खा लेने, गलत दवाई खा लेने। कहाँ है आप? कितना लंबा हुए? ठीक है, लंबाई ठीक है उनकी, छोटे नहीं है। हो गया। सही है, चल बताइए। बहुत सुपर। तो IUCN ने जारी किया रेड डाटा बुक। इसमें बताया किसको खतरा है, किसको खतरा नहीं है, ठीक है, किसको बचाने की आवश्यकता है, कौन कौन कुछ ही जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, और कौन गायब हो गया। भारत में क्या एक जीव है ना, भारत में ना लुप्त घोषित कर दिया गया है, वह कौन है बता सकते हैं? चीता। चीता लुप्त घोषित हो चुका है भारत में, हाँ। और कब घोषित कर दिया गया? 1952 में। 1952
इसे लुप्त घोषित कर दिया गया था 1952 में। और इसकी रफ्तार कितनी होती है? लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा, जितने भारत में ट्रेन चलती है। ठीक है, अरे 110 के आसपास है, 110 से ऊपर ही है। चल, अच्छा, सामान्य जातियों में कौन आएगा? सबसे सामान्य जाति का उदाहरण है मानव। कम ही नहीं हो रहा है। कौन है? मानव। ठीक है, अभी कई नाम आएंगे। लुप्त में कौन आ जाएगा तब? डायनासोर है। और कौन है? अभी जो लिखा था चीता। भारत में चीता लुप्त है। ठीक है, भारत में चीता। चील, चील अभी दिख जाती कहीं कहीं है। अभी हो सकता है। अभी सुनिए एक चीज और, गिद्ध भी कहीं कहीं दिखते हैं। आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या समाप्त हो गया? कहीं गौरैया भी दिखती है। एक और चीज आपको बताता हूँ, स्थानिक। अभी स्थानिक में बोला था जंगली गधा। ठीक है, जंगली गधा। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जंगल में। वही मंगल होगा आप लोगों का। तो जंगली गधा पाया जाता है गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गधा अलग है, जंगली गधा अलग है। जंगली गधा को हम कहाँ मानते हो? कहाँ का नेटिव है, कहाँ का मेन निवासी है? गुजरात का। ठीक है, हमारे देश में एक चीज़ चल रही है, जीएसटी बड़ा कम हो गया है, बहुत कम। समोसा 4 रुपये का मिल रहा है, आप लोगों को पता है? आज समोसा खाने जाइएगा पर कहिएगा जीएसटी कम हो गया है। आप समोसा आप ना वो कहें, रवि किशन जी कहे हैं कि जो चीज़ 1 रुपए की वो 45 पैसे की मिलेगी, 50 पैसे की मिलेगी। जो 10 रुपए की वो 5 रुपए की मिलेगी, जो 1000 की वो 500 की मिलेगी। तो रवि किशन जी ने कहा इसलिए हमको समोसा ना आपका 8 वाला 7 वाला समोसा 3.5 में चाहिए। उसके बाद क्या होगा आपके साथ? कुछ नहीं होगा, वो समोसा लाएगा और वही समोसा एक चाटा लगाएगा। हाँ, ठीक है। तो कभी ऐसा ना, ऐसा जाके को काम मत करिएगा। समोसा जाके कहेंगे कि नहीं अरे रवि किशन जी ने कहा है, उसके बाद आपको 2 लगाएगा, उसके बाद रवि किशन को भी ना 2 चाटे सुनाएगा। भारत में इस समय एक चीज़ चल रहा है कि जीएसटी कम हुई, सब चीज़ सस्ता हो गई, लेकिन जाएंगे कहीं दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चलिए देखिए, मिटाया जाए इसको। अब हेडिंग बनाइएगा आप लोग, सामान्य जाति। हेडिंग बना लीजिएगा, सामान्य जातियां। सामान्य जाति, यहां से क्वेश्चन आएगा, सामान्य जाति। तो इसे क्या लिखेंगे? जिनकी संख्या जीवन के लिए पर्याप्त है, यानी इनको कोई खतरा उतरा नहीं है। हाँ, जीवन के लिए पर्याप्त है। जिनकी संख्या जीवन के लिए क्या है? जीवित रहने के लिए पर्याप्त है या जीवन के लिए पर्याप्त है? जीवित रहने के लिए लिख लीजिए, जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। एग्जाम्पल जैसे में बताइए, मानव। और हाँ, मानव लिख सकते हैं, कुत्ता लिख सकते हैं। ठीक है, भैंस, बिलार, कुछ लिख दीजिए, आदि कर लीजिए। हाँ, आप लोग ऐसे उड़ा खेलिएगा, जैसे जौन उड़ा दीजिए वही लिख लीजिएगा। भैंस ओढ़, चील ओढ़, कौआ ओढ़। ठीक है, किसको उड़ा दिए? हाँ, चलिए देखिए, प्रियांशु की मौसी ओढ़। अच्छा, अगला है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां, लिखते चलिएगा साथ में, संकटग्रस्त जातियां। अब बताएं, संकटग्रस्त है तो इस पे बताएं खतरा होगा कि नहीं खतरा होगा? ठीक है, तो इनके लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, जिनके लुप्त होने का खतरा है, लुप्त होने का खतरा है, जिनके लुप्त होने का खतरा है। इसमें जैसे लिखिएगा,
जैसे काला हिरन, हाँ होगा कहीं, काला हिरन। मगरमच्छ, मगरमच्छ एक ही तो व्यक्ति हुआ जो साकाल, साकाल का नाम सुना है? नहीं, ओरिजिनल में नहीं देखा, केवल टीवी में देखा हो। मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ जो है, एक ही व्यक्ति ने मगरमच्छ को अच्छे से काम में लिया था, उसका नाम था साकाल। एक मूवी आई थी, उसमें कहता है बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी खाए लेकिन भूखा ही रहता है, ठीक है, उसका डायलॉग है। और उसके बाद क्या करता है, नहीं उसके बाद क्या करता है, जिसको भी ना वो पकड़ के ले जाता है, उसके जिलाया रहता है सबको, उसके बाद उसी में छोड़ देता है, जाओ आज ना मगरमच्छ के तुम डिनर हो, ठीक, डिनर हो, सब कुछ हो जाएगा उसी के साथ, ठीक है। एक लिखिएगा, भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाएगा? बाद में अभी बताया था, गुजरात में। संघाई हिरन, संघाई हिरन, संघाई हिरन, इसे ही कहा जाता है डांसिंग डियर। क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर, डांसिंग डियर। संघाई हिरन को क्या कहते हैं? डांसिंग डियर। और यह मणिपुर का राजकीय पशु है, मणिपुर का राजकीय पशु। तो संकटग्रस्त जातियां दोनों लिख लीजिए। पहला क्या था? सामान्य जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए क्या है? पर्याप्त है। और संकटग्रस्त जातियां कौन है? जिनके लुप्त होने का क्या है? खतरा है, जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो पूरा दोनों नोट, पहला तो नोट ही हो गया होगा, दूसरा नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं सुभेद्य पर। क्या चीज? यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। बारहसिंघा ही है, ठीक। मिटाएं इसको। क्या चीज? संघाई, घा है, घा, गा लिखा है, अच्छा हाँ गा कर लीजिए। संघाई तो वहाँ हो जाएगा, क्या नाम है, चीन में एक शहर है संघाई, छोटा सा कोई सा कर लीजिए, मुझे भी नहीं याद है कौन सा सा रहेगा। संघाई हिरन, ठीक है। संघाई एक शहर है, कहाँ पे है? चाइना में, बहुत डेवलप है। संघाई कहाँ है? चीन। यहीं पे एक संगठन की स्थापना हुई थी, उसका नाम है SCO। किस संगठन की स्थापना हुई? SCO है, अभी आप लोगों को नहीं जानना है। अब अगला है आप लोगों के पास सुभेद्य आएगा, सुभेद्य। संकटग्रस्त को अंग्रेजी में लिख सकते हैं इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, जिनको खतरा है। अब इसको खतरा हुआ, अगले वाले का ना खतरा था और घट भी गया। नंबर कौन सा आएगा? तीसरा, सुभेद्य जातियां, सुभेद्य जातियां। सुभेद्य जातियां, इसमें कौन शामिल होगा? ध्यान दीजिए, जिनकी संख्या लगातार घट रही हो, जिनकी संख्या लगातार क्या हो रही हो? घट रही हो। तो जिनकी संख्या, जिनकी संख्या घट रही हो। अच्छा, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं ना, कैटेगरी में जो नाम दिए गए एनसीईआरटी में, बहुविकल्पी में पूछेगा कि कौन किस कैटेगरी में आता है, मैं वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जिनकी संख्या घट रही हो उन्हें हम किसको, उन्हें क्या कहते हैं? सुभेद्य जातियां। क्या कहते हैं? सुभेद्य जातियां। तो जिनकी संख्या घट रही, पहले वाले में कोई खतरा नहीं था, सामान्य जातियां। दूसरे वाले में खतरा आ गया, तीसरे में खतरा था और घट भी गई संख्या, तो घट रही है। तीसरे में घट रही है, तीसरे में संख्या घट रही है। दूसरे वाले में घटने का क्या है? आशा है, घटने की आशा किसमें है? दूसरे में। दूसरा क्या था?
संकटग्रस्त। अच्छा आप बताएं, जैसे आप जंगल में सभी पेड़ पौधों को काट डालें, अभी सभी जीव जीवित हैं, लेकिन क्या उन पर खतरा आ गया कि नहीं खतरा आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो वह कौन से कैटेगरी में चले गए? संकटग्रस्त। ठीक है, संख्या घटने लगी तब सुबह। जैसे आप किसी पक्षी का या किसी जो है जीव का आप भोजन ही समाप्त कर दें, अब जब उसका भोजन ही समाप्त हो गया तो धीरे धीरे उसकी संख्या क्या होने लगेगी? कम। ठीक है, हाँ गिद्ध, हाँ जैसे गिद्ध है एक। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिखेंगे तो दुर्लभ जातियाँ, इनकी संख्या बहुत कम है। अच्छा ये तो हो गया सुबेरी जातियाँ में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसमें लिखिएगा गंगा डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन, जैसे गंगा डॉल्फिन, ऐसे लिखिएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में ये डॉल्फिन पाई जाती है, गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं या गंगा डॉल्फिन। और एक लिखिएगा एशियाई हाथी, एशियाई हाथी। चौथा लिख लीजिएगा दुर्लभ जातियां। हाँ हाँ दुर्लभ जातियां। अब ये बताएं क्या चीज़ देखना दुर्लभ हो गया है? गिद्ध को कह सकते हैं, चील को कह सकते हैं, दुर्लभ है कि नहीं है? तो अब बताएं दुर्लभ जातियां जिनको देखना क्या हो? दुर्लभ। जिनको देखना दुर्लभ हो, जिनको देखना क्या हो? दुर्लभ हो। अब ये देखना दुर्लभ कब होगा? जब संख्या ज़्यादा होगी, संख्या कम? जब संख्या कम होगी। तो इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या, या जिनकी लिख सकते हैं, जिनकी संख्या बहुत क्या है? बहुत कम। उन्हें हम क्या कौन से में रखेंगे? दुर्लभ। जैसे बताएं गिद्ध, भारत में कौन? गिद्ध। और क्या? चील आदि कर लीजिए, दुर्लभ जाति है जिनकी संख्या बहुत क्या है? कम। पांचवा था लुप्त जातियां। अब इसको क्या लिखवाऊं? जो क्या हो चुके हैं? लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, डायनासोर कहाँ पकड़े बैठे हैं आप लोग? बेचारा डायनासोर कहीं वक्त चला गया, अभी भी उसको सोच रहे हैं। लिखेंगे जो अब लुप्त हो चुके हैं, जो अब लुप्त हो चुके हैं। जैसे आप लोगों का डायनासोर लिखूंगा। जैसे सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में पूछेगा वह लिखता हूँ, गुलाबी सिर वाली बतख। अभी तो मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगा है। गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख। दूसरा है गुलाबी सिर, हाँ एशियाई चीता भी है, एशियाई चीता। चीता लिखिए, चीता। अभी तो लिखा था चीता। कब घोषित किया गया इसे लुप्त? 1952। सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जीव है कौन? था चीता। और उसके बाद आखिरी लिखेंगे स्थानिक जातियां। स्थानिक जाति लिख लीजिए, डायनासोरस, डायनासोर। स्थानिक जातियां जो किसी विशेष स्थान में पाई जाती हैं, जो किसी स्थान विशेष पर, जो किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। स्थान विशेष लिखा जाता है, अच्छा लगता है। जो किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। आप लोग लिखिए ना, जैसे लिखता हूँ वैसे लिखिए। अच्छा, किसी स्थान, ठीक तो है, जो किसी स्थान विशेष पर। आप लोगों को शौक होगा क्या लिखने? विशेष स्थान पर। लेकिन ना आज अब यह जो लिखने का तरीका होता है मेन हिंदी में, वह ऐसे लिखने का तरीका होता है।
जो किसी स्थान विशेष पर, यह जोर दिया जाता है। अब विशेष स्थान पर लिखेंगे तो जोर उतना नहीं पड़ता, जब स्थान विशेष लिखते हैं तो जोर ज़्यादा पड़ता है। जैसे बताएं, अभी बताया था कौन सा गधा, भारतीय जंगली गधा, भारतीय, हाँ, अरे स्थानिक में कई चीज़ें हो सकती ना। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, इसका स्थान भी लिखेंगे, गुजरात। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, लिख लीजिए इसको। निकोबारी कबूतर, एक और लिख लीजिए, निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर। हाँ सर जी, लुप्त में, हाँ चीता, डायनासोर वैसे लिख दिए, लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में जब वो डाटा नहीं तो पूछेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर से सुनिए, पहली जाति कौन सी पढ़े थे, सामान्य जातियां। दूसरी कौन सी पढ़े थे, दूसरी संकट। अब फिर से बताएं, IUCN द्वारा कौन सी चीज जारी की जाती है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। उसमें कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं, 6, और उन श्रेणियों में सबसे पहले नंबर पे कौन रखा गया, मतलब हम लोग रख लेते हैं पढ़ने के लिए, सामान्य जाति, जिनकी संख्या जीवन के लिए क्या है, पर्याप्त है, जीवित रहने के लिए क्या है, पर्याप्त है, कौनो खतरा नहीं है, ठीक है। अगर 1 करोड़ मरो गए तब वो कौनो खतरा नहीं है। संकटग्रस्त, जिनको खतरा मंडरा रहा है, जैसे वो सुने होंगे, तोहरा सर पे खतरा मंडराई थे जजमान, सुने हैं, हाँ। तो देखिए संकटग्रस्त में इनकी संख्या, आप बताएं इनके ऊपर क्या है, खतरा, इनके ऊपर क्या है, खतरा, यानी इनकी संख्या आगे क्या हो सकती है, कम। अभी कम नहीं है लेकिन आगे क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन सुभेद्य जो है, इनकी संख्या क्या हो रही है, घट रही है। दुर्लभ इतनी घट गई तो बहुत संख्या क्या हो गई, कम, बहुत घट गई तो संख्या क्या हो गई, कम। लुप्त, खत्म, लुप्त, खत्म। शुरू कहां से किए, संख्या ठीक है, एकदम ठीक है, खतरा आ गया, दूसरे पे क्या आ गया, खतरा, खतरा आ गया तो क्या होने लगी, कमी, और कमी आने लगी तो बहुत कमी हो गई, और एक समय ऐसा आया कि एकदम खत्म। अच्छा, यहाँ से यह समझने के लिए एक ना सिस्टमेटिक ढंग से लगाया गया है कि सामान्य जातियाँ जिनको कोई खतरा नहीं है, संकटग्रस्त जातियाँ खतरा आ गया है, सुभेद जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, दुर्लभ जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, लुप्त जातियाँ जिनकी संख्या है ही नहीं, और स्थानिक जातियाँ जो किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बस अब ध्यान दें, जंगली गधा दोनों स्थानों पे है, याद रखें। गुजरात में यहाँ पर कहाँ पे है, स्थानिक, क्योंकि एक स्थान विशेष पाया जाता है, और कहाँ पर है, कहाँ पे गया, संकटग्रस्त में था, कहाँ पर था, संकटग्रस्त में। खतरा है उसके जीवन पर तो किस में रखा गया, संकटग्रस्त में। मिटा दूं, चलिए अब इसके बाद हम चलेंगे अगली हेडिंग की तरफ, जो हमारी हेडिंग है चीता के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा नोट बना के, नोट लिखिए। चीता, यहाँ लिखिएगा चाल 112 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग, लुप्त घोषित, लुप्त घोषित भारत में 1952 में, घंटा, हाँ, अरे एक जीव जा रहा है उतना, क्या चीज हो गया, घासित हो गया, घोषित। तो भारत में चीता को कब लुप्त घोषित किया गया, क्वेश्चन आता है 1952 में चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया। अब हम लोगों को पढ़ना है एक पढ़ना है फ्लोरा, क्या पढ़ना है, फ्लोरा, और फिर पढ़ना है क्या, फौना। फौना माने वनस्पति जात, पहले फौना पढ़ेंगे, वनस्पति जात। और वनस्पति जात के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वन में। कहाँ जाना पड़ेगा, वन में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या होगा, वन। क्या पढ़ना होगा, वन, ठीक है।
क्या चीज़? गैंडा तो कहीं कहीं पर है, अभी ठीक ठाक में है, बचाया जाता है फिलहाल, संकटग्रस्त में है, संकटग्रस्त में। ठीक है, एशियाई हाथी इसमें था, सुवेद में था शायद। ठीक है, सुवेद में। अब ध्यान दें, बस शांत रहें। अब हम लोगों की अगली हेडिंग है वन। वन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। ठीक है, वन या फॉरेस्ट, वन या फॉरेस्ट। आप अगर कहीं पर आपके बिना हस्तक्षेप के, सुन लीजिएगा, बिना हमारे किसी, क्या हो गया? फॉरेस्ट ठीक तो है, अरे उतना वो दिख रहा हो, बस वो गोल हो गया। अब ध्यान दें, बताएं, हमारे बिना किसी हस्तक्षेप के पेड़ पौधे उग आते हैं, ठीक है, और झाड़ियाँ भी उगाती हैं। तो जब यही बड़ी मात्रा में कहीं पर उग जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जैसे अमेजन का जंगल, अमेजन वन बोल सकते हैं या अमेजन का जंगल। और कोई बताएं? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर वन नाला, हाँ वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे भी। ठीक है, आपका जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो कहाँ पाए जाते हैं? तटों पर। कहाँ पाए जाते हैं? तटों पर। ठीक है, हाँ वही है, सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, चलिए अब ना आप लोगों को जो पढ़ना है वन पढ़ना है, वनों से लाभ पढ़ना है, वनों को काटने से उनके, वनों के काट है पढ़ना क्या है पहले सुन लीजिए। वन, वनों से होने वाले लाभ। भारत में एक नीति लाई गई थी, वन नीति। वन नीति आई कब? अभी जो बताया था, चीता जब गायब किया गया तो वन बावन, वन बावन, वन बावन। ठीक है, लाभ, वन के लाभ। फिर वनों का क्या हो रहा है? वनों का क्या हो रहा है? कटाई। वनों की क्या हो रही है? कटाई। और कटाई की क्या क्या कारण है? कटाई के क्या कारण है? और अच्छा, कटाई के कारण क्या है? कटाई से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी क्या? तो कटाई से क्या उत्पन्न होंगी? समस्याएं। वनों कटाई से समस्याएं। और वनों को, अब बताएं, वनों को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे? तो उपाय, बचाने के उपाय, यही हमारा अगला टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। और यहाँ पर लिख के कितना लेंगे हम लोग? 5 स्टार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन यही बनेगा, वन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा वन किसे कहते हैं। तो वन हम नहीं उगाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो आते हैं उगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का, झाड़ियों का उगाना किसी विशेष क्षेत्र में, वही क्या होता है? वन होता है। ठीक है, उसे बाग कहेंगे, बाग। उपवन क्या कहेंगे? उपवन। ठीक है, बड़ी मात्रा में नहीं उगा पाएंगे उतना। कितना बीघा खेत है आपके पास? नहीं। ठीक है, अब ध्यान दें, हाँ आने वाले समय में विशाल हमारे यहाँ देश में ऐसे बनेंगे, वनों को उगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए वन, और वन की लिखिए परिभाषा। अगर आप उगाएंगे तो उसे वन नहीं कहा जाएगा, प्राकृतिक रूप से जो उगेगा वही वन कहलाएगा। ठीक है, हेडिंग बनाइए, फॉरेस्ट। प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों व झाड़ियों के आवरण को, झाड़ियों के आवरण को वन कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से उगने
वाली वनस्पतियों और झाड़ियों के लिख लीजिएगा, झाड़ियों के सघन आवरण को, यहाँ सघन जोड़ लीजिए, सघन आवरण, झाड़ियों के सघन आवरण को वन कहा जाता है। बताएं इसे कौन सा सोना कहेंगे? हरा सोना, काला सोना, लाल सोना, पीला सोना? हरा सोना। वनों को हरा सोना या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, हरा सोना किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वनों को हरा सोना कहा जाता है। हो गया? वनों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। यह क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, लेकिन लिख लीजिए, करने वाले कारक। सबसे पहले बताएं, क्या जलवायु प्रभावित करेगी? जलवायु प्रभावित करेगी कि नहीं? जलवायु। यह बताएं, जहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, वहां का वन कैसा होता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद है? मैं पृथ्वी की संरचना, यहां देखिए, यहाँ यह भूमध्य रेखा है। इधर की तरफ 5 डिग्री चले जाइए, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ। यहाँ का जो इलाका है इसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय। और यह उष्णकटिबंधीय इलाका जो है, इसमें जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? सदाबहार। तो जो अमेजन जंगल पड़ता है, अमेजन वन पड़ता है, वह किस में पड़ता है? उष्णकटिबंधीय वाली पेटी में। किस में पड़ता है? उष्णकटिबंध। अच्छा, यह 23.5 तक मान के चलिए, 23.5 तक। कर्क रेखा, कौन सी रेखा? इधर कर्क रेखा आएगी, नीचे कौन सी आएगी? मकर रेखा। कौन सी आएगी? मकर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यही होता है ना। कर्क रेखा कहाँ तक होती है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये भी वह उत्तर में होती है, यह कहाँ होती है? दक्षिण में। इसके बीच का इलाका क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय। इसके बीच में जो वन पाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा? सदाबहार वन, सदाबहार वन। ठीक है। अब देखिए, सामान्यतः हर जगह नहीं मिलेगा आपको। सामान्यतः मैंने ना जो कहा है, जो यहाँ पे बताया था कि ये तो कर्क रेखा तक लगभग होता है उष्णकटिबंधीय, लेकिन यहाँ पे 5 मैंने बनाया था। क्या बनाया था? 5। यह कर्क रेखा, मकर रेखा। सामान्यतः यह जो इलाका है, 5 वाला ऊपर, 5 वाला नीचे, यहाँ पे हमें जो वन देखने को मिलते हैं वह कौन से देखने को मिलते हैं? सदाबहार वन, सदाबहार वन। और यह कहाँ पर मिलते हैं? किस जलवायु में? जहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। और अगर बताएं भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। सुना है कभी? पढ़ा तो जरूर होगा मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु भारत क्या है? तो इसलिए भारत में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है? मानसूनी वनस्पतियाँ। ज़्यादातर कैसी होती हैं? मानसून। अच्छा, भारत में सदाबहार भी पाई जाती है कहीं कहीं पर। ठीक है, जैसे पश्चिमी घाट पर। जैसे कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट। जहाँ पर वर्षा बहुत हो, धूप अधिक हो ना, वहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? सदाबहार। तो जलवायु, सबसे पहला कारक कौन हो गया? जलवायु। सबसे पहला कारक जलवायु। क्या मिट्टी पर भी वनस्पतियाँ निर्भर करेंगी कि नहीं करेंगी? मिट्टी, जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उर्वर होगी, जहाँ की मिट्टी ह्यूमस ज़्यादा होगा, वहाँ पर वनस्पतियाँ क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। सीधी सी बात है। सूर्य का प्रकाश प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। तो जहाँ सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, वहाँ पर वनस्पतियों का विकास ज़्यादा होगा, यानी वनों का विकास ज़्यादा होगा। और कोई बताएं एक आध कारक? जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और एक कारक है तापमान। हाँ, तापमान तो हो जाएगा। तापमान भी हो जाएगा। ठीक है, बस मिट्टी हो गया ना। हाँ, मिट्टी पे ही आएगी ना वनस्पतियाँ, तो हो गया सीधी से। चलिए बताएं, वन किसे कहते हैं? वन किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से उगने वाली, और बढ़ने वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन आप केवल उगने। तो प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों व झाड़ियों का कैसा आवरण? झाड़ियों के सघन आवरण को क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। नोट, वनों को कैसा सोना कहते हैं? हरा सोना। वनों को कौन कौन प्रभावित करते हैं? जलवायु।
और मिट्टी और क्या, सूर्य का प्रकाश और क्या, तापमान। ठीक है, यह आपके पास हो गए वन और वनों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वनों के लाभ, वनों से हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, और यह सब आप लोग जानते हैं, वनों से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। लकड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये लिख लिए थे। हाँ, नीचे वाला उतारिए ना। आज आप लोगों की क्लास छोटी है, हाँ, क्योंकि मैं जल्दी छोड़ दूंगा, फिर सर जी आप लोगों को पढ़ाएंगे। हाँ, मैं छोड़ दूंगा 8:30 पौने 9 बजे तक। 8:30 बजे। आज बड़ा दुख होगा कि वीडियो नहीं बन पाएगा। हो गया, देखिए वनों के लाभ है, वनों के लाभ। आप सभी लोग इकट्ठे बता देंगे ना, तब वो बहुत हो जाएगा। पहला बताएं, वनों से क्या प्राप्त होती है। अच्छा, मैं 60 में बताता हूँ, आप लोग ना पूरा कर लेंगे। ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आप पहले बताएं, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो मैंने ऑक्सीजन प्राप्त लिख दिया। इसका मतलब क्या समझेंगे, वनों से हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। वनों से हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। दूसरा चीज, वनों से हमें, हाँ, इमारती लकड़ी। एक चीज नाम आपने यह पढ़ा, इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी क्या, जिसका प्रयोग इमारतें बनाने में, फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है, उससे हम कौन सी लकड़ी बोलते हैं, इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी, इन्हीं को कहते हैं टिम्बर। क्या कहते हैं, टिम्बर। टिम्बर प्राप्त, तो वनों से क्या प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। और बताएं, औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं क्या वनों से, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो औषधियाँ प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। और क्या, अगला बताएं, फल। वाह, फल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। ईंधन के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। और बताएं, अरे इमारती बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ईंधन जलाने के लिए किया जाएगा, दोनों में अंतर है। कागज बनाने के लिए प्राप्त हो जाएगा, हाँ सही है, कागज बनाने के लिए कच्चा माल, कागज बनाने के लिए कच्चा माल, कागज बनाने के लिए कच्चा माल। कागज इससे बनता है, पेड़ पौधे की जो ना होती है, उन्हीं की लकड़ी जो होती है, उन्हीं का क्या लुगदी बनाया जाता है, और उसी से क्या बनाया जाता है, कागज। बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, कागज बनाने के लिए कच्चा माल पेड़ पौधों से। 7वां, और बताए, मैं अभी सोच रहा था, एक मैं दिमाग से निकल गया। हाँ, ये चीज है, ये क्या करते हैं, CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अच्छा हाँ, अब बताएं, किसी का तो घर है ये, वन्य जीवों का, वन्य जीवों का आवास क्या है, वन है, वन्य जीवों का निवास स्थान, वन्य जीवों का निवास स्थान। आप अपने घर में रहने नहीं देंगे, आज के कुछ लोग जिया लेते हैं कुत्ता उत्ता। वन्य जीवों का निवास स्थान, हाँ पता है मुझे, आप शेर जी आएंगे, उस शेर का नाम, उसका नाम शेर होगा, लेकिन वो कुत्ता होगा, ठीक है, उसका नाम रहेगा शेर। देखें, वन्य जीवों का निवास स्थान। अच्छा ये बताएं, क्या वनों से शीतलता भी प्राप्त होती है। बताएं, बहुत अधिक गर्मी हो तो वनों के नीचे बैठ जाए एक बार ना, मजा आ जाएगा। क्या AC, क्या कूलर, ठीक है। वन्य जीव क्या करते हैं, ये अत्यधिक गर्मी में, या गर्मी में लिख सकते हैं, अत्यधिक गर्मी में शीतलता प्रदान करते हैं।
शीतलता प्रदान करते हैं। अच्छा, लिखना 5 छठे रहेगा। और बताएं। छाया प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? छाया। राहगीरों को, राहगीर माने जो रास्ते पे जा रहे हैं, राहगीरों को छाया प्रदान करते हैं। छाया प्रदान करते हैं। और पीपल उपल का पेड़ हो तो माया प्रदान करता है। ये पे क्या? गर्मी में, अच्छा, अत्यधिक गर्मी में। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो तो वहाँ भूत प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके बाद कहा जाएगा पेड़वा के नीचे भूत रहा झी बता धैली। ठीक है, हाँ, बसवारी में चुड़ैल रहती है, चुड़ैल रहती है। वाह, हाँ। और कोई नहीं बचा? अच्छा, और कुछ बताइए, मजा आ रहा है। ये सबसे अच्छा आप ना बताएं, आप लोग। मृदा अपरदन को, मृदा अपरदन को रोकता है। अब इसमें जो भी 4-5 याद रहे याद रख लीजिएगा। मृदा अपरदन को रोकता है। और बताएं। हाँ, वर्षा और सूखा जैसी आपदाओं को रोकता है। अरे वर्षा नहीं कहेंगे, वर्षा नहीं, अब बाढ़। जब अधिक वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़। बाढ़ व सूखा, दोनों चीजें, बाढ़ व सूखा जैसी आपदाओं को कम करता है। जैसी आपदाओं को कम करता है। बताएं, बाढ़ और सूखा कैसी आपदाएं हैं? प्राकृतिक की मानव निर्मित? प्राकृतिक है, लेकिन कारक कौन बन रहा है आजकल? मानव ही, क्योंकि वृक्षों कटाई कौन कर रहा है? मानव। इनडायरेक्टली देखा जाए तो मानव ही कर रहा है, लेकिन नाम कैसा आएगा? प्राकृतिक आपदाएं को कम करती हैं। सूखा जैसी आपदाओं को कम करते हैं। वन क्या करते हैं? बहुत से हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और फायदा, अगर आ गया वनों पर ऐसे लिखने के लिए तो वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, हाँ। मिटाएं। अब वनों के ह्रास के क्या कारण है वह लिखना है। सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो उसका नाम है कृषि है, जिसे झूम झूम के करते हैं लोग। झूम कृषि, हाँ। क्या करते हैं? जलाया, काटा, जलाया, खेती किया, कुछ 2-3 साल किया, फिर उसकी उर्वरता खत्म हो गई, फिर से जलाया, फिर से काटा, फिर जलाया, दूसरी जगह जाके फिर से काटा, फिर जलाया, फिर खेती किया, फिर छोड़ दिया, फिर काटा, फिर जलाया। क्या काटा? हाँ, जंगल। कोई कहा जमीन काटा। ठीक है, हो गया, हो गया। अब हम लिखेंगे वनों के ह्रास के कारण। अच्छा, मैंने झूम कृषि कहीं लिखवाया क्या अभी? नहीं, कहीं तो अभी नहीं लिखवाया, अभी नहीं लिखवाया। आगे है एक जगह, आप ना जब पढ़ेंगे कृषि एक चैप्टर इसी में, वहाँ पे झूम कृषि आएगी। ठीक है, तो उसमें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अब कौन सा लिखना है? वनों के ह्रास के कारण। 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 सबसे पहला बताएं, झूम कृषि। कौन सी कृषि? कितना अच्छा बालक है, देखिए कितना अच्छे बालक, 2 बालक कितने बात कर रहे हैं आराम से। बुक मांगा था मैं तो हम दे देते हैं ना। आइए इधर, आइए दोनों लोग। वाह वाह, देखिए पहला कारक कौन हो जाएगा? झूम कृषि। इसमें होता क्या है, कारक समझ लीजिए। यहाँ मान लेते हैं कोई ना, यह भूभाग है, यहाँ पे पेड़ पौधे थे, इनको काट दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। और इन वनों को काट कर
जला दिया गया। क्या कर दिया गया? जला दिया गया। आपको पता है जो राख होती है वह एक खाद का काम करती है। किसका काम करती है? खाद। अब यह खेत उर्वर है, अभी 2-3 साल तक इसमें फसल अच्छी खासी होगी, तो इसमें 2-3 साल तक क्या होगी? खेती होगी। क्या होगी? खेती। तो खेती करेंगे लोग, खेती होगी, फिर इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी? उर्वरता कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। और इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ छोड़ के फिर एक नए स्थान पे जाएंगे, यहाँ पर भी वनस्पतियाँ होंगी, वनस्पतियाँ होंगी, और फिर इनको काट के क्या कर देंगे? जला देंगे। और जला देंगे फिर से जला हुआ हिस्सा खाद के रूप में, और फिर से क्या होगी? इस पर खेती। क्या होगी? खेती। फिर ऐसे ही यहाँ की उर्वरता घटेगी, फिर से आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जंगल क्या हो रहे हैं? अब वन क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। तो झूम कृषि एक बहुत बड़ा कारक बनती है। किसमें? वनों के ह्रास में। वनों के ह्रास में। आई बात समझ में? वनों के ह्रास में झूम कृषि कारक है कि नहीं है? है। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे झूम कृषि में वनों को काट कर जला दिया जाता है और खेती की जाती है। जब उसकी उर्वरता घट जाती है तो यही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाती है। सुने, झूम कृषि में वनों को काट कर जलाया जाता है, वनों को काट कर जलाया जाता है, और उस पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। उसकी उर्वरता घटने पर पुनः यही प्रक्रिया दूसरे क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस तरह से वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है, और झूम कृषि वनों की कटाई का एक क्या है? प्रमुख कारण। दूसरा चीज़ बताएं, अगर कहीं पर औद्योगिकीकरण होगा तो क्या वनों की कटाई करनी होगी? आजकल हमारे देश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है ना? तो औद्योगिकीकरण जब बढ़ावा हो रहा है तो पता चल रहा है कि लाखों पेड़ क्या कर दिए जा रहे हैं? काट दिए जा रहे हैं। तो आप सीधे लिख सकते हैं एक लाइन में कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने से वनों की कटाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप ऐसे लिख सकते हैं वर्तमान में औद्योगिकीकरण जितना बढ़ रहा है उतना ही वनों की कटाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, और बताएं, क्या कृषि करने के लिए भी अलग से भी कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए भी लोग क्या कर रहे हैं? वनों को क्या कर रहे हैं? कटाई। कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए, कृषि योग्य भूमि क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं देखा होगा, अगर आप लोगों को याद हो ना, तो आप लोगों के गांव में आज से पहले आप देखेंगे ना, अगर सुनेंगे किसी से, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। अब क्या है? अब कहीं ना कहीं दिखता है, कहीं अच्छा आँख से खोजना पड़ जाता है, वो पेड़ है पहले। अच्छा, पेड़ जमीनियाँ कहाँ हैं? पहले ज़मीन खोजनी पड़ती थी, आज क्या खोजना पड़ता है? पेड़। मेरे गांव में भी ना पहले मैं बचपन में जब अपने गांव में था तो उसमें क्या था ना, बहुत पेड़ थे गांव में। मुझे पूरा तो याद है, मुझे अपना जो बाग में खेला हुआ दिन याद है। बहुत पेड़ थे, अब बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक है, हाँ, अब बहुत कम है। बाग है फिलहाल, अभी भी बाग है, 2 बाग है, हाँ 2 बाग है। ठीक है, लेकिन पेड़ कम है। सब लोगों ने काट के अपना घर बना लिया। अब ध्यान दे, तो कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? वनों की क्या की जाती है? कटाई। इसको लिंक कर सकते हैं किससे? झूम कृषि से। झूम कृषि लेकिन हर जगह की जाती है, लेकिन जैसे झूम कृषि वहीं की जाती है झूम कृषि करी जाती है पूर्वोत्तर के राज्यों में ज़्यादा। कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर का मतलब कौन सा? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स, यह वाला इलाका याद है आप लोगों को? 7 सिस्टर्स वाला। इतना समझ लीजिए, यह वाला इलाका जो है ना, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर भी खेती की जाती है। एमपी में भी झूम कृषि की जाती है। मैं नक्शा बना के दिखाऊंगा जब झूम कृषि पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं। झूम कृषि है अगले चैप्टर में। ठीक है, और जो कारक हो जाएंगे इसके लिए कौन हो जाएगा? रेलवे मार्गों का निर्माण। रेलवे मार्गों का निर्माण। अब बताएं, जब रेलवे मार्ग का निर्माण होता है तब वहां पे रास्ते में जो भी वन आते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। रेलवे मार्गों का निर्माण, तो इसको लिखें कैसे? जब रेलवे मार्ग का निर्माण किया जाता है तो वनों को क्या कर दिया जाता है? रास्ते में आने वाले वनों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। जब रेलवे मार्ग का निर्माण किया जाता है तो रास्ते में आने वाले वनों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। ठीक है, और आपने सुना है नदी परियोजनाएं, बांध बनाना एक परियोजना थी जिसके कारण ना एक वन था, मतलब कि उसके आसपास आने वाला इलाका ना डूबने के या काटने का चांस था।
तो इसीलिए उसको रोका गया था, उस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की गई थी। अभी पहले सुने, जब बांध बनाया जाएगा तो बांध के एक तरफ जलाशय बनाना पड़ता है, क्योंकि पानी बांध बनाएंगे तो पानी को रोकना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं, नदी का पानी अगर रोक रहे हैं तो छोटा सा जलाशय पोखरा खनेंगे? नहीं, बहुत बड़ा जलाशय बनेगा, कई सौ किलोमीटर का। और यह जो किलोमीटर में आएगा, इतने में जो एरिया आएगा उसमें जो क्या आएंगे, जंगल आएंगे, वन आएंगे, पेड़ आएंगे, घर आएंगे, सब क्या हो जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा वहां से। तो इस तरह से वन क्या हो गए, ह्रास हो रहा, वनों का क्या हो रहा, ह्रास हो रहा। किसके कारण? नदी परियोजनाओं के, अच्छा बांध को हम लिखते हैं नदी परियोजना, नदी परियोजनाओं के निर्माण, नदी परियोजनाओं का निर्माण, या इसी को हम क्या कहते हैं, कोष्टक में लिख लेंगे बांध। क्या कहेंगे, बांध। नदी परियोजनाओं का निर्माण जब होता है तो वनों का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है, एक चीज और, खनन। खनन माने क्या होता है? जैसे कोई मिनरल है, कोई खनिज है, उसे आप जमीन से जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, खनन करते हैं। कभी कभी खनन जो होता है ना, ऐसे होता है। खनन कई प्रकार का होता है। पहले ये देखें, पूरी जमीन की सतह ही खोद दी जाती है और इसके ऊपर जो पेड़ रहेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जैसे अभी एक व्यक्ति ने जो है हसदेव का जंगल था, वहाँ खनन के लिए काट दिया था। व्यक्ति का नाम लेना शायद इस समय गुनाह हो गया, तो इसलिए व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, इस समय कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप फलाना व्यक्ति का नाम कुछ भी करेंगे तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए भारत, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र भारत में का खत्म है। नाम ही तो नहीं लेना है। हाँ देखिए, हो गया। पहले सुने, वनों के ह्रास का कारण क्या है, झूम कृषि। क्या है, झूम कृषि। फिर क्या है, औद्योगिकीकरण। कृषि योग्य भूमि। अच्छा, जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि योग्य भूमि की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। और कहाँ से पूरा किया जाएगा, जहाँ वन है, उनको काटा जाएगा। रेलवे मार्गों का विकास होगा, रास्ते में जो भी आएंगे वन, उनको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। नदी परियोजनाओं का विकास होगा तो बांध बनाया जाएगा, तो क्या बनेगा, जलाशय। क्या बनाया जाएगा, जलाशय। जलाशय की एक तरफ जो भी पेड़ आएंगे, जलाशय की तरफ जो भी पेड़ आएंगे वह जलमग्न हो जाएंगे, जड़ें सड़ जाएंगी, वृक्ष क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा बताएं, अगर किसी पौधे की जड़ में लगातार पानी लगा रहे तो वह वृक्ष सड़ जाएगा कि बचा रहेगा? वो सोचेगा अरे मैं तो पानी मैं हूँ, मैं टिका रहूँगा। नहीं, उसकी जड़ें क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, खनन से कैसे होता है, तो खनन के लिए क्या किया जाता है, ऊपर की भूमि को क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। उसके बाद खनकर जो भी खनिज होते हैं उनमें से निकाले जाते हैं। कोई दिक्कत? तो वनों के ह्रास के कारण आ गया। अब इन्हें रोकने के उपाय भी लिखना है और वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं लिखनी। लिख लीजिए ना, 5 मिनट और लिख लीजिए। ये हो गया ना? अरे लिखिए तब जल्दी से ना, इसको लिखिए जल्दी से। इसके बाद वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे वनों वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। और वन संरक्षण के उपाय आप खुद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वन संरक्षण कैसे करेंगे, औद्योगिकीकरण कम करेंगे, नदी परियोजनाओं को कम करेंगे, खनन कम करेंगे और झूम कृषि को बढ़ावा देंगे कि रोकेंगे? रोकेंगे। यही सब है, उल्टा लिख देंगे, खत्म हो गया। इतना देर से हम उर्दू बोला था नहीं, सब फसल कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, औद्योगिकीकरण क्या गलत है? अरे उद्योगों की स्थापना, उद्योग लगाना, फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री स्थापित करना उद्योग होता है। ठीक है, औद्योगिकीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ दिन पहले एक गाना आया था, लेता दूठे बकरी जिया ये बचवा छोड़ देता पढ़ाई नहीं रहू। तो मैं यहाँ पे जो भी बैठे हैं बात करने वाले बच्चे, यानी कि निरहू,
तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के 2 बकरी जी आइए, 2 4 होगा, 4 से 6 होगा, 6 से 8 होगा, इसी तरह से इतनी बकरी होगी कि सोचिए, देखिए हाँ 6 से 36 बकरी आपके पास आएंगी और उसके बाद सोचिए एक बकरी कितने की बिकेगी। मैं, क्योंकि मेरे पास बकरी नहीं थी। देखिए आगे, मेरी दादी अपने साथ लेके चली गई। चलिए देखिए, वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं, अब मत बोलिए, वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं। अब बताएं, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं घटेंगी कि बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। लिखिए, सूखा व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, बढ़ती हैं। ठीक है। दूसरा, मृदा अपरदन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब इन सब हुआ कर रहे थे, अब सब न चीटी बन गए। तो वन क्या होगा यह? हाँ, और मृदा का उपजाऊपन, ठीक है, अपरदन लिख दिए, तो अपरदन होगा तो मृदा का उपजाऊपन स्वयं घट जाएगा। अब बताएं, ऑक्सीजन की कमी होगी क्या? अधिकता, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। प्रदूषण घटेगा कि बढ़ेगा? प्रदूषण बढ़ेगा। CO2 के लेके परेशान रहा। वायुमंडल, प्रदूषण बढ़ेगा तो हो गया ना, CO2 आ गया ना। अब आगे बताएं, जल स्तर कम होगा कि बढ़ेगा, घटेगा? अच्छा, वर्षा में कमी आएगी कि अधिकता? वर्षा में कमी, वर्षा में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखा, बाढ़ बढ़ रही है लेकिन वर्षा में क्या रही? कमी। बाढ़ का मतलब होता है कि अचानक से खूब पानी आ जाना, वो बाढ़ है। क्या उसका हम यूज कर पाएंगे? नहीं। वर्षा का तो यूज कर लेंगे, ठीक है। वर्षा में कमी होगी, और वर्षा में कमी होगी तो जल स्तर क्या होगा? अच्छा, आप टंकी चलाते हैं तो आजकल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जल स्तर कहाँ चला गया है? नीचे। तो जल स्तर नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। अच्छा, वर्षा में कमी कैसे आएगी? पौधे क्या करते हैं? वाष्पीकरण वही फिर क्या होता है? संघनन होकर क्या करता है? बरसात करता है। वाष्पीकरण, अगर पौधे हैं ही नहीं तो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा कम होगी। वर्षा क्या होगी? कम होगी। हो गया? स्टार लगा के लिखिए, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? राष्ट्रीय वन नीति अभी बताया था, 152। अच्छा बताएं, वनों का ह्रास होगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा तो ओजोन परत का क्षरण बढ़ेगा। ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। कल मतलब अगले संडे को हम लोग देखेंगे बाकी की कहानी, ठीक है। अपने से एक चीज लिखिएगा, वनों के ह्रास को रोकने के उपाय, ठीक है। तो आज की क्लास को द एंड किया जाए। आज की क्लास यहीं पर आपकी स्थगित की जाती है, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें।